तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फिज़िक्स, जिसमें हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था इलेक्ट्रिक मोटर तक। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो बच्चों एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि लेफ़्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो देखो बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग बच्चों यूज़ करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, ये हम लोग किस में यूज़ करते हैं, मोटर में यूज़ करते हैं। और ये हम लोग किस में यूज़ करेंगे, जनरेटर में यूज़ करेंगे, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आज हम लोग का टॉपिक है जनरेटर। ठीक है बच्चों, मोटर क्या होता है। मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। और इसमें प्रिंसिपल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है बच्चों, अब इसके पहले थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता देता हूँ आप लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो बच्चों इंडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना विदाउट एनी टचिंग, विदाउट हम लोग फिजिकल कांटेक्ट कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं इंड्यूस करना या फिर इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी मैग्नेट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसको किसने दिया था, सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था, राइट। जैसे उन्होंने क्या सोचा कि इस यूनिवर्स में हमेशा क्या होते हैं, यूनिवर्स हमेशा दोनों पहलों को लेके चलता है ना। अगर एक अच्छा है तो एक बुरा भी है। तो जैसे अगर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा फैराडे का मानना था। और इस पर उसने काम भी किया जिसमें वो सक्सेसफुल रहा, और उसी को उसने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए तब इसको समझते हम लोग क्या है। तो उसने क्या किया, एक कॉइल बना लिया और इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आप लोग लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो एक कॉइल ले लिया और उसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया उसने, एक मैग्नेट का अरेंजमेंट कर दिया। अब इस मैग्नेट को क्या करने लगा, वो जोर जोर से आगे पीछे करने लगा, जोर से आगे पीछे मूव करने लगा। तो जैसे ही वो आगे मूव कराता था तो इसके अंदर जो आपका गैल्वेनोमीटर के अंदर जो आपकी नीडल थी वो क्या करती थी, डिफ्लेक्ट होती थी। जब पीछे लेके आता था तो पीछे डिफ्लेक्ट होती थी। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ बच्चों कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा उसने क्या किया, उसने मैग्नेट को ऐसे लाया और यहीं पे रख दिया। तो उसने क्या देखा कि करंट आगे गया फिर वापस जीरो हो गया, और जब तक मैग्नेट वहीं पे था तब तक जीरो था। मतलब क्या ज़रूरी है करंट प्रोडक्शन के लिए, दोनों में रिलेटिव मोशन होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में क्या होना ज़रूरी है बच्चों, रिलेटिव मोशन होना बहुत ज़रूरी है। जब अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये पता चला। तो क्या सर, अगर हम लोग मैग्नेट को यहीं पे रोके और इस सर्किट को क्या करें, हम लोग आगे और पीछे करें तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इस सर्किट को आगे पीछे करूं तो क्या इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो आंसर है यस, प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। क्योंकि जब आप इसको आगे पीछे करोगे तो इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। ठीक है, जो इससे लिंक्ड हो रहा है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
और इसी फिनोमेना में आपका क्या काम करता है, जनरेटर काम करता है। इसी प्रिंसिपल पे आपका जनरेटर काम करता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं जनरेटर। तो जनरेटर पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग को पढ़ना होगा एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होता है। अल्टरनेटिंग करंट और यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसको भी रफ कर दे रहा हूँ मैं। तो अल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसी और एसी करंट एंड डायरेक्ट करंट इज ऑल्सो नोन एज डीसी। अब बच्चों अगर हम लोग एसी करंट का ग्राफ बनाएं, एसी करंट का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो अगर ये टाइम एक्सिस है और ये करंट का मैग्नीट्यूड है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ पहले बढ़ती है और फिर क्या होती है, घटती है। इस तरीके से उसका शेप बनता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर ये टाइम एक्सिस है, ये करंट है, तो करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता और डायरेक्शन भी नहीं चेंज होता है। तो एसी करंट की डेफिनेशन क्या हो जाए, द करंट विच चेंजेस, द करंट which changes its direction and magnitude with respect to time, तो ये पहला डिफरेंस हो जाएगा उसका ग्राफ। दूसरा हो जाएगा कि अगर करंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसको डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन क्या है, देयर इज नो चेंज इन करंट एज वेल एज डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं होता है बच्चों, और करंट में भी कोई चेंज नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि अगर आई है या टी है, ये आपका इस तरीके से करंट का ग्राफ बन रहा है, तो ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ है या फिर नहीं, तो आप बोलोगे सर ये वाला तो ठीक है, ये ऊपर था, इसमें तो नीचे आ गया है। तो कोई बात नहीं, देखो एक ही डायरेक्शन में तो ये मूव कर रहा है। कि कौन सी डायरेक्शन है, वो नेगेटिव डायरेक्शन है। कैसे पता चला, क्योंकि ये नीचे बन रहा है, ओरिजिन के नीचे है इसलिए नेगेटिव। ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसमें देखो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और क्या चेंज होता है, डायरेक्शन। तो ऐसा होता क्या है, देखो वायर में जनरली होता क्या है, ये वायर मान लेते हैं, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी आपका पावर स्टेशन से एनर्जी आती है, ठीक है, एसी करंट जब भी आता है पावर स्टेशन से, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करके नहीं आता है। जनरली वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करके नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन क्या मूव कराता है, पल्सेस, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 लोग लाइन में खड़े हैं, मैंने एक को धक्का दिया, तो एक को धक्का दिया तो दूसरा क्या करेगा, उसको धक्का देगा, तीसरे को धक्का देगा, बाद में वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हुई, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई एनर्जी, है ना, पार्टिकल वहीं पे थे। वैसे ही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले आगे मूव करते हैं, ठीक, फिर एनर्जी ख़त्म हो जाती है, फिर पीछे आ जाते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, फिर पीछे जाते हैं, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। और ऑसिलेट करने की वजह से उनका ग्राफ जो है वो क्या होता है, पहले पॉजिटिव बनता है और फिर बाद में पीछे जाने की वजह से नेगेटिव बनता है। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों वहाँ से यहाँ तक नहीं ट्रांसफ़र होता है, पावर स्टेशन से घर तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है, वहाँ से सिर्फ क्या ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता तो मान लो कि यहाँ पे मैंने करंट क्या कर दिया, फ्लो करा दिया है, बैटरी लगा दिया मैंने और एक कंडक्टर लगा दिया, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता, फ्लो करता, तो मैं क्या करता, यहाँ से इसको कट कर देता, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से गिरने लगता। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना बच्चों, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होता है। क्या फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है।
एनर्जी फ्लो होती है, पल्सेस फ्लो होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है आपको और समझ में तो एक बार और इसको अच्छे से देख लीजिए। तीसरा चीज़ जो है, एसी का जो इन्वेंशन किया था वो सर निकोला टेस्ला ने किया था। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था? सर निकोला टेस्ला। और इसका इन्वेंशन किसने किया था? आप लोग जानते हैं उसका नाम, जिसने बल्ब का किया था, सर थॉमस एडिसन। और आप लोग को ये कहानी जानकर आश्चर्य होगा कि जो सर निकोला टेस्ला थे वो सर थॉमस एडिसन के स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट का मतलब ये है कि एम्प्लॉय थे, कि मतलब इनकी कंपनी थी डीसी करंट की, जो क्या करती थी, सबसे पहले डीसी करंट इन्होंने ही बनाया जो जिससे बल्ब जलता था। और उस इन्हीं के कंपनी में सर निकोला टेस्ला क्या करते थे? एम्प्लॉय थे, काम करते थे। और इसके ऊपर बहुत अच्छी कहानी भी है, स्टोरी भी है। अगर आपको सुनना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि सर ये कहानी मुझे सुनाइए। तो ये डिफरेंस है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जनरेटर। तो बच्चों जनरेटर क्या होता है? तो जनरेटर आप जैसे देखते हो कि शादियों में क्या होता है कि लाइट की व्यवस्था करने के लिए जनरेटर लगाया जाता है। तो जनरेटर क्या करता है काम? उसको आप मैकेनिकल एनर्जी देते हो, फिर उसके अंदर जो तेल रहता है वो उसको चलाते रहता है, और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। सो जनरेटर इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब जो जनरेटर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीसी जनरेटर और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसी जनरेटर। तो सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट कौन कौन प्रोड्यूस करता है? एक बैटरी प्रोड्यूस करती है जो आप बैटरी यूज़ करते हो, और डीसी जनरेटर प्रोड्यूस करता है। देखो बच्चों, जो एसी है उसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीसी को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। यानी जो भी करंट आपने स्टोर किया है, जो आपकी बैटरी है, जितने भी बैटरीज हैं जो स्टोर करते हैं एनर्जी को, वो कैसी एनर्जी को स्टोर करते हैं? डीसी को स्टोर करते हैं। तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy। ठीक है बच्चों, अगर प्रिंसिपल की बात करें तो किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो बच्चों ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान देना बच्चों, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI शॉर्ट में इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बच्चों। तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है बच्चों। जैसे आपने डीसी मोटर का किया था वैसे ही आप इसका भी करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? एक मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल यहाँ पे हो गया और यहाँ पे ले लेते हैं साउथ पोल। यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेते हैं? एक आर्मेचर। आर्मेचर किसे कहते हैं बच्चों? जब हम लोग नंबर ऑफ कॉपर कॉइल को क्या करते हैं? वुंड कर देते हैं, रैप कर देते हैं अराउंड एनी सब्सटेंस, देन दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड आर्मेचर।
अब इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, इसके बाद हम लोग लगाते हैं कार्बन बुश। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगा दिए कार्बन बुश। ये क्या हो गया, स्प्लिट रिंग हो गया, स्प्लिट रिंग। ये हो गया आपका S1 और ये हो गया S2। और इससे हम लोग क्या लगा देते हैं, कार्बन ब्रश या बुश। और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी डिवाइस लगा देंगे, या तो बल्ब लगा देंगे या तो लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, RL, जो क्या प्रोड्यूस कर देगा, वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट। ठीक है, ये बुश है B1 और B2। तो बच्चों ये RL क्या है, ये है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है सर, लोड रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं, जैसे अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो I/R क्या होगा, वोल्टेज, और वही वोल्टेज यहाँ पे क्या होता है आपका, स्टोर होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, बैटरी वगैरह लगा सकते हैं जो स्टोर करे। यहाँ पे बच्चों लगा होता है शाफ्ट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। तो अब ध्यान दो बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ABCD क्या है, आर्मेचर है और मैग्नेट है, ये शाफ्ट है, ये स्प्लिट रिंग है। क्या काम होता है, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। कार्बन बुश है, कार्बन बुश क्या करता है, करंट को कलेक्ट करने का काम करता है। लोड रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। डायग्राम आप देख ही रहे हो। अब वर्किंग समझिए बच्चों, वर्किंग इसका। तो इसमें क्या होगा, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। तो क्यों, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में है ना, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम लोग जैसे ही इस पर मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, यानी इसको शाफ्ट को रोटेट कराएंगे। तो ये शाफ्ट कैसे रोटेट होगा, अगर ऊपर से देखोगे बच्चों, ऊपर से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका देखो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आप दे रहे हो इसको, ऊपर से देखोगे तो, ठीक है। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोगे तो ये कहाँ पे आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, यानी इस वाले पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। और ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। अब बच्चों इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, ये अंदर की तरफ जाएगा। जब आप ऐसे रोटेट करोगे तो ध्यान दो, ए बी ऊपर आ रहा है और CD कहाँ जा रहा है, नीचे। ये है मान लो, तो ये ऊपर आएगा और ये ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा लेते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या स्टेट करता है, इफ़ यू स्ट्रेच द 3 fingers of your hand, of your right hand, middle finger, index finger, thumb perpendicular to each other, and if thumb shows the direction of force, index finger shows the direction of magnetic field, then middle finger will show the direction of current। तो देखो ये आपका थंब फोर्स बाहर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो करंट कहाँ आ रहा है बच्चों, ऊपर के डायरेक्शन में। तो इस पे करंट कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। वैसे ही इसमें कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, नीचे की डायरेक्शन में। तो आप देखोगे कि ये इधर चला जाएगा, इस तरीके से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। ये हाफ रोटेशन में, ध्यान दो बच्चों, हाफ रोटेशन में ये वापस इधर आ जाएगा, कुछ ऐसे दिखेगा आपको। अब CD इधर आ गया और AB इधर आ गया, राइट। अब हाफ रोटेशन बाद CD इधर आ जाएगा, हाफ रोटेशन रोटेट करके CD इधर आ गया और AB इधर चला गया। अब CD पे फोर्स जो है वो कहाँ पे लगेगा, CD पे जो फोर्स है वो कहाँ पे लगेगा, अब ऊपर की डायरेक्शन में लगने लगेगा और इस पे अंदर की डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग। तो CD पे देखो फोर्स बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट कहाँ पे आएगा, ऊपर में, ठीक। तो इस तरीके से आपका आर्मेचर यहाँ पे मूव नहीं करेगा, सॉरी बच्चों, ये आपका मूव नहीं करेगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्प्लिट रिंग, सॉरी ये स्प्लिट रिंग इसके साथ वेल्डेड है, इसके साथ वेल्ड किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ घूमेगा। तो जब इसके साथ घूमेगा ये, तो एक बार कनेक्शन, ये जो है स्प्लिट रिंग, एक बार इससे कार्बन बुश सेकंड से अटैच होगा और एक बार इससे अटैच होगा, और ये करंट जो है आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। देखो
यहाँ से आपका हमेशा ऐसे ही डायरेक्शन फ्लो होगा। जब CD भी इधर आ रहा है तो CD में भी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में है। और इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और इसी वजह से जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो कैसा प्रोड्यूस हुआ, DC करंट, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है बच्चों, फिर से समझो। यहाँ पे देखो ये इसके साथ में ये जो स्प्लिट रिंग है बच्चों, ये भी क्या करता है, ये भी इसके साथ घूमता है, ये भी इसके साथ ऐसे घूमता है ये। ठीक है, तो जब ये घूमेगा तो ये इसके साथ ऐसे घूमेगा, यानी जब S2 है आपका एक बार B1 के साथ अटैच होगा और S1 के साथ हो जाएगा B2 के साथ आफ्टर हाफ रोटेशन, यानी इस कंडीशन में। तो उस केस में जो आपका ये S2 यहाँ पे है तो इसमें डायरेक्शन ऑफ CD में देखो डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इसमें से डायरेक्शन होगी वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यही आपका क्या काम करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। अगर यही स्प्लिट रिंग नहीं लगा होता तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट आपका मेंटेन नहीं हो पाता। इसीलिए जो नेक्स्ट आपका AC जनरेटर हम लोग पढ़ेंगे उसमें स्प्लिट रिंग की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फुल रिंग का यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस AC करंट। तो आई होप कि बच्चों आपको DC जनरेटर समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं AC जनरेटर कि AC जनरेटर आपका क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल भी वही रहेगा, बस कंस्ट्रक्शन में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन यहाँ DC के पे क्या लिखेंगे हम लोग, AC जनरेटर। तो सेम यहाँ पे वही अरेंजमेंट होता है, इधर नॉर्थ पोल लगा होगा, इधर साउथ पोल लगा होगा, यहाँ पे आर्मेचर लगा होगा और यहाँ पे आपका शाफ्ट लगा होगा। बस यहाँ पे आके क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। यहाँ पे लगा होता है फुल रिंग, ये बच्चों ये क्या होगा, इसके अंदर से होते हुए आता है। ठीक है, ये इसके अंदर से होते हुए और यहाँ से निकल के और ये आपका एक और स्लिप रिंग लग जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको स्प्लिट रिंग नहीं बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग स्लिप रिंग। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन बुश पे क्या हो रही है, स्लिप हो रही है। तो ये अंदर से होते हुए ये यहाँ पे वेल्डेड होता है और ये यहाँ पे वेल्डेड होता है, लेकिन इस वायर का इससे कोई कनेक्शन नहीं होता, उसके अंदर से होके जाता है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कार्बन बुश। ये आपका यहाँ पे आके हम लोग लगा देते हैं लोड रेजिस्टेंस, जो आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका स्लिप रिंग फर्स्ट, स्लिप रिंग सेकेंड, कार्बन बुश फर्स्ट, कार्बन बुश सेकेंड। ठीक है, इसका नाम क्या है, ABCD। अब ध्यान दो बच्चों, कंस्ट्रक्शन तो आपको समझ में आएगा, वर्किंग देखो कैसे, वर्किंग देखते हैं। तो जब आप AB में से करंट जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो, एंटी क्लॉकवाइज जब इसको रोटेट कराते हो, तो जब रोटेट कराओगे इसको तो क्या होगा बच्चों, इस पे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। तो हाफ रोटेशन की बात कर रहे हैं पहले हम लोग। ठीक है, तो हाफ रोटेशन तक क्या होगा, CD अंदर जाएगा और AB इधर आएगा। अब इस पे फोर्स इधर लग रहा है, राइट हैंड रूल लगा लेते हैं, फोर्स बाहर लग रहा है। ठीक है, फोर्स बाहर लग गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी, इसमें कहाँ आ जाएगी, नीचे। ठीक, ये करंट यहाँ से होते हुए इसमें से पास होते हुए फिर ये इसको कलेक्ट कर लेगा, करंट यहाँ से इधर चला जाएगा और इस तरीके से हाफ रोटेशन में ये चीज़ होगी। ठीक, हाफ रोटेशन में यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट हाफ रोटेशन। तो करंट की इसको भी हम लोग नाम देते हैं बच्चों PQRS, S तो दिया हुआ है, M दे देते हैं। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से बच्चों, PQRM, यानी जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कहाँ से कहाँ है, Q से R की तरफ है, Q से R की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से कहाँ है, Q से R। अब देखो बच्चों, जब ये हाफ इधर चला जाता है, जब ये ऐसे हो जाएगा,
ये आपका कौन सा ब्रांच है, CD ब्रांच है, और ये कौन सा आ जाएगा, AB। इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, ऊपर। इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, नीचे। अब देखो जब ये रोटेट करेगा तो इसके साथ स्लिप रिंग भी क्या हो जाएगा बच्चों, रोटेट हो जाएगा। लेकिन ये स्लिप रिंग हमेशा इसी के कांटेक्ट में रहेगा, है ना। देखो अगर ये आप रोटेट भी करेगा तो ये स्लिप रिंग हमेशा इसी के कांटेक्ट में रहेगा, जो किस ब्रांच से अटैच्ड है, CD ब्रांच से अटैच्ड है। और ये वाला स्लिप रिंग हमेशा AB ब्रांच से ही, कार्बन बुश फर्स्ट से ही अटैच रहेगा। इसके पहले वाले में क्या हो रहा था, उसमें जो स्लिप रिंग था वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा था, यानी जो स्लिप रिंग फर्स्ट था वो कार्बन बुश सेकंड से अटैच हो रहा था हाफ रोटेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या होगा, जो सेकंड स्लिप रिंग है वो हमेशा कार्बन बुश सेकंड के ही कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। रफ डायग्राम में बना रहा हूँ। ये स्लिप रिंग ऐसे लगी होती है बच्चों कि जो दोनों की एक्सिस जो होती है, दोनों स्लिप रिंग की एक्सिस और इसका जो एक्सिस होता है वो क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लगा दिया है, बुश, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, ये है Q और ये है R। देखो बच्चों ये पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि ये कार्बन बुश से अटैच्ड है। मूव क्या कर रहा है आपका, स्लिप रिंग मूव कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, इस पे डायरेक्शन कहाँ, फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में, और इस पे नीचे की डायरेक्शन में। अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कहाँ कर रहा है, ये यहाँ से आएगा। अच्छा ये हम लोग ने ये इधर अटैच्ड है। देखो बच्चों जो AB का है वो ऊपर वाले से अटैच्ड है, AB का जो है वो ऊपर वाले से अटैच्ड है, तो ये हमेशा ऊपर वाले से अटैच्ड रहेगा। और जो CD का है वो हमेशा नीचे वाले से अटैच्ड रहेगा, जो CD का है हमेशा नीचे वाले से अटैच्ड रहेगा। अब देखो जो करंट है यहाँ से आएगा, अब इस वाले स्लिप रिंग में आ जाएगा, फर्स्ट वाले में स्लिप रिंग में आएगा, इधर से आ जाएगा करंट, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेकेंड हाफ रोटेशन में, सेकेंड हाफ रोटेशन में डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, R से लेके Q, यानी वन कंप्लीट रोटेशन में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कितनी बार चेंज हुई, द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस 2 टाइम्स, है ना। एक बार आपका इस तरीके से और एक बार आपका इस तरीके से। तो एक कंप्लीट रोटेशन में बच्चों कितनी बार चेंज होता है, 2 बार चेंज होता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक बार करंट चेंज हो रहा है, वन टाइम करंट इज चेंजिंग, सो व्हाट इज द रोटेशन कितना होगा, तो कितना बच्चों होगा, हाफ रोटेशन होगा। या फिर हाफ रोटेशन में कितनी बार करंट चेंज होगा, 1 टाइम चेंज होगा, ठीक है बच्चों। अगर मान लो किसी की फ्रीक्वेंसी 50 है तो उसमें कितनी बार करंट चेंज होगा, 100 बार, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए, है ना। तो एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार चेंज हो रहा है तो 50 बार में कितना होगा, 100 बार, ठीक है बच्चों। तो इससे जो करंट प्रोड्यूस होता है, एक बार आपका पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव, इसीलिए जो इससे ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, आपका अल्टरनेटिंग ग्राफ बनता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में। जो हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो होती है 50 हर्ट्ज़। यानी हम लोग 50 साइकिल्स, 1 सेकेंड में कितनी बार रोटेट कराते हैं इसको, 50 टाइम्स रोटेट कराते हैं। लेकिन जो अमेरिका है वो कितनी बार कराते हैं ये लोग 60 टाइम्स कराते हैं, यानी वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वो 60 हर्ट्ज़ है और इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था। उन्होंने जितनी अप्लाइंसेस थे यहाँ पे उन्होंने ही बनाई थी। अब वो जो यूज़ करते थे इलेक्ट्रिसिटी वो 50 हर्ट्ज़ पे यूज़ करते थे, और उन्हीं का अपोजिट में अमेरिका ने स्टार्ट किया कि हम 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ करेंगे। तो तब से वो लोग 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ करने लगे और इंग्लैंड जो है वो 50 हर्ट्ज़ पे यूज़ करने लगा।
क्योंकि इंग्लैंड यहाँ पे राज किया था, जितने अप्लाइंसेस थे उसको चेंज करना सही नहीं लगा भारत को, इसीलिए भारत ने भी क्या किया 50 हर्ट्ज़ पे ही प्रोडक्शन स्टार्ट रखा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये जनरेटर का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ लार्ज सपोर्ट। थैंक यू।